ननंद के घर से जब से फ़ोन आया है तब से सासू माँ तिलमिलाए हुए बैठी हैं। जैसे ही मयंक घर आया उससे बोली, चल बेटा फटाफट सरिता के घर चल, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पर उसके ससुराल वाले तो ऐसे नहीं हैं। मयंक हैरानी से बोला, अरे क्या नहीं है? उससे कह रहे हैं कि अपना इलाज जाके मायके में करवा लो। भला क्यों? वो उनके घर की बहू है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है। मेरी बेटी इतनी ही अखर रही है तो मैं ले आऊँगी उसे। जरूर सरिता ने ही कुछ कहा होगा, वरना उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं। मयंक अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अरे बीमारी में चिड़चिड़ापन तो हो ही जाता है ना। उसकी इच्छा नहीं थी कुछ खाने की तो उसकी सास ने उसे डांट दिया। अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी। तो उसने भी कह दिया कि मेरे मायके में ही मेरी कद्र होती है। बस उन्होंने भी जवाब दे दिया कि मायके जाकर ही अपना इलाज करवा लो। अरे तू चल अभी उसके ससुराल चल। बस मम्मी अभी फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर मयंक कमरे में चला गया। ये बातें वहाँ खड़ी बहू मनीषा भी सुन रही थी। अचानक उसे सुबह का मंजर याद हो आया। इसी दिन के लिए लोग बहू लाते हैं क्या? वो महारानी तो बैठकर आराम कर रही है और हम यहाँ घर के काम कर रहे हैं। सास ना हुई नौकरानी हो गई। सास के बड़बड़ाने की आवाज़ निरंतर कानों में आ रही थी। आज तो सुबह सुबह ही हंगामा हो चुका था। आज घर की बहू सुबह उठकर घर के काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपने कमरे में लेटी हुई थी। बस यही एक कारण था घर में हंगामा होने के लिए। आखिर सुबह सुबह हर कोई अपने काम के लिए उस पर निर्भर जो करता था। रसोई घर से भी ज़ोर ज़ोर से बर्तनों के पटकने की आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी मनीषा दिल पक्का कर बिस्तर पर लेटी ही रही, उठकर बाहर नहीं आई। जानती थी अगर एक बार उठकर बाहर आ गई तो फिर उसी को काम पर लगा दिया जाएगा। आखिर वो काफ़ी देर तक नहीं उठी तो उसका पति मयंक बड़बड़ाता हुआ कमरे में आया और मनीषा पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? उधर माँ रसोई में काम कर रही हैं और तुम यहाँ महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी हुई हो। अच्छा बहाना है काम चोरी का। पहले तबीयत खराब कर लो, फिर बिस्तर पर लेटी रहो। मैं कोई जानबूझकर तो लेटी नहीं हूँ, तबीयत खराब है इसीलिए लेटी हूँ, मनीषा ने धीरे से कहा। माँ की उम्र तो देखो, वो इस उम्र में भी काम कर रही हैं और तुम तबीयत का बहाना बनाकर लेटी हुई हो। माँ की उम्र तो दिख गई, लेकिन ये कभी नहीं दिखा कि तुम्हारी बीवी भी एक इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। मैं भी तो बीमार हो सकती हूँ। तुम सब बीमार हो तो बिस्तर से उठते भी नहीं हो, और अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो भी घर के काम करती रहूँ। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? कितनी बार कहा है कि डॉक्टर को दिखा लाओ, लेकिन तुमसे वो भी तो नहीं होता, और ना ही मुझे पैसे देकर जाते हो कि मैं खुद जाकर आ जाऊं। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो तुमने कहा और तोड़ कर दे दिए। अरे तुम्हारा तो ये हमेशा का ही है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? माँ भी तो परेशान होकर काम करती ही थी। तुम कोई अनोखी तो नहीं हो, और डॉक्टर के पास जाकर क्या करना है? वो तो कोई ना कोई कमी निकाल कर खर्चा बता देंगे। मेरी तबीयत खराब है, कम से कम डॉक्टर को तो दिखा दीजिए। डॉक्टर के पास जाने का इतना ही शौक़ है तो अपने माता पिता से बोलो। हमारे पास फालतू का पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। या तो हर महीने की समस्या है, हर औरत के साथ होती ही है, इसके लिए क्या डॉक्टर को दिखाना? अचानक सासू माँ ने कमरे में आते हुए कहा, ये तो तुम्हारे हर महीने का तमाशा है। दर्द निवारक गोली खाओ और चुपचाप काम पर लगो, मुझसे नहीं होता घर का काम। सासू माँ ने एक तरह से आदेश देते हुए कहा। मम्मी जी कितनी दर्द निवारक गोलियाँ खाऊंगी? हर महीने वही गोलियाँ खाकर तो घर का काम करती हूँ। उल्टा अब तो समस्या ज़्यादा होने लग गई है, मनीषा ने कहा। देखो मनीषा, अभी तो तुम घर का काम करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मयंक ने बात को कहकर वहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन अब मनीषा इस बात को लेकर हैरान थी। अब ननंद के ससुराल वालों ने ननंद को ये जवाब दिया
तो सासू माँ उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गई, ये कहकर कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू है और वो तुम्हारे घर का काम कर रही है, तो उसके इलाज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भला ऐसे कैसे वो अपनी बहू को जवाब दे सकते हैं। सासू माँ तैयार होकर मयंक के साथ ननंद के घर के लिए रवाना होने ही वाली थी कि इतने में मनीषा ने कहा, कहाँ जा रही हैं मम्मी जी आप? गुस्से में कह दिया होगा उनके ससुराल वालों ने। इसका ये तो मतलब नहीं कि आप उनसे लड़ने बैठ जाओ। वैसे दीदी का इलाज भी तो वही लोग करवा रहे हैं, ज़रूर दीदी ने ही कुछ कहा होगा। बहू, तुझे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी को उन लोगों ने ऐसा जवाब दिया तो दिया कैसे? बहू बनाकर ले गए हैं उसे वो लोग। क्या बहू बीमार नहीं पड़ सकती? अरे बीमारी में चिड़चिड़ाहट तो होती ही है। अगर मेरी बेटी ने कुछ कह दिया तो उसके मुंह पर यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि अपने मायके जाकर इलाज करवा लो। गुस्से में जो आएगा वो बोलेंगे क्या? सासू माँ ने खुद को सही ठहराते हुए बोला, ये तो सही कहा आपने मम्मी जी। ससुराल वाले ये बात समझते ही कहाँ हैं। बहू की बीमारी तो उन्हें नाटक ही लगती है। अब देखो ना, सुबह आप और मयंक भी तो मुझे कितना कुछ सुना रहे थे। उस हिसाब से तो मेरे माता पिता और भाई को भी यहाँ लड़ने के लिए आ जाना चाहिए था, पर ये तो मेरे संस्कार थे कि मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। कहकर मनीषा अपने कमरे में चली गई। पर सासू माँ मयंक के साथ बेटी के घर जरूर गई, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि बेटी के ससुराल वाले अच्छे से उसका ख्याल रख रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ बोली नहीं। पर बहू के लिए उनके मन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन हाँ, जब अगली बार बहू की तबीयत खराब हुई तो बहू ने भी अपने मायके वालों को ज़रूर बुला लिया। आखिर उसने अपने ससुराल वालों से ही तो ये सब सीखा था। बहू की माँ और भाई सुबह से यहीं रुके थे, यहीं खा पी रहे थे और यहीं रेस्ट कर रहे थे। ये देखकर मयंक और सासू माँ चिढ़ गए। मयंक ने जब इस बारे में मनीषा से कहा तो मनीषा की मम्मी ने जवाब दिया, मेरी बेटी आपके घर की बहू है, आपके घर का काम करती है, उसका इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी है, पर आपने मना कर दिया। इसलिए अब से जब भी हमारी बेटी की तबीयत खराब होगी हम खुद यहाँ पर आ जाएंगे और उसे संभाल लेंगे, और अगली बार से आपकी बेटी की सास को भी फ़ोन करके बुला लेंगे। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू के मायके वाले कैसे हैं। अपनी इज्जत की फजीहत होते देख आखिर अब मयंक और सासू माँ से कुछ कहते नहीं बना। हालांकि दोनों चिड़चिड़े जरूर हुए थे, लेकिन बहू को बेशरम भी तो उन्होंने ही बनाया था।